एक रिपोर्टर के पास ना एक अहम खबर भी है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को लेकर। मैं एक काम करता हूँ, खबर भी आपके सामने रखता हूँ, फिर फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पर गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी करेंगे बातचीत। लेकिन पहले खबर आपको मैं बताता हूँ। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़ी हुई एक खबर है और बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर। सरकार ने एनर्जी स्टोरेज क्षमता को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। प्रकाश से समझते हैं पूरी जानकारी। प्रकाश जी जरा बताइए क्या गाइडलाइंस हैं और फिर क्या इम्पैक्ट आएगा इसका। देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी और स्टोर्ड एनर्जी के प्रोक्योरमेंट से संबंधित जो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग गाइडलाइंस है, उसका ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने ये ड्राफ्ट जारी किया है और खासकर पंप स्टोरेज जो प्लांट्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में इसे जारी किया गया है। साथ ही साथ ऊर्जा मंत्रालय ने जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पीएसयूज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, तमाम इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उनसे कमेंट्स मांगे हैं और उसके बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के केस में अगर बात करें, क्योंकि सरकार जो है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को हासिल करना चाहती है 2030 तक, और उस दिशा में जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। खासकर जो ग्रिड बैलेंसिंग है उसके टारगेट को मीट करने की दिशा में, क्योंकि इस तरह के जो स्टोरेज कैपेसिटी हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर किया जाएगा और जब भी ग्रिड को ज़रूरत होगी उसकी बैलेंसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा ये जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जो कि ड्राफ्ट के फॉर्मेट में है, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी कंपनी इसमें हिस्सा ले सकती है जो कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। कंसोर्शियम के रूप में इसमें हिस्सा लिया जा सकता है। सेबी के तहत जो रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो भी बिडिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ वैसे प्रोजेक्ट जो कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टेड है, वैसे केस में जो मिनिमम बिडिंग कैपेसिटी होगी वो कम से कम 50 मेगावाट की होगी। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के केस में जो मिनिमम बिडिंग कैपेसिटी होगी वो कम से कम 10 मेगावाट होगी। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी की बात करें, नेटवर्थ और एयूएम जो है वो कम से कम जो एस्टिमेटेड कैपिटल कॉस्ट है उसका 20% होना चाहिए। 5% बैंक गारंटी भी है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, वो भी निर्धारित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट के कॉन्टेक्स्ट में देखें और इस तरह के जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह आपने हमको एक खबर बता दी है, हमारे काम आएगी। आज दिन भर इसको हम ट्रैक भी करेंगे, खबर बार बार बीच बीच में दिखाते रहिएगा। और मेरे साथ आज गौरांग भी जुड़ रहे हैं। गौरांग शाह खैर पहले भी जुड़ते रहे, लेकिन आज दिन जन्माष्टमी का आपको पता ही है, तो एक तो उनको बधाई देनी है और उनका नाम ही बड़ा ही प्यारा है। गौरांग सर को तो पता ही होगा, उनका नाम चैतन्य महाप्रभु का नाम है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है ये भी आप जानते ही होंगे, है ना, भगवान श्री कृष्ण के ही रूप है। तो आज तो मैं अगर गौरांग जी को बधाई दे रहा हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, तो एक किस्म से मैं भगवान श्री कृष्ण का जिन्होंने नाम अपने ऊपर धारण किया वो उन्हीं को ही बधाई दे रहा हूँ। गौरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बधाई। आपका तो नाम ही भगवान श्री कृष्ण का नाम है गौरांग, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही सुंदर नाम है। मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ आपका नाम के बारे में। एक तो बधाई हमारी स्वीकार कीजिएगा, और दूसरा सर जरा हमने अभी जो खबर ली थी हमारे रिपोर्टर की प्रकाश की, वो बता रहे हैं कि एनर्जी स्टोरेज को लेकर सरकार कुछ गाइडलाइंस दे रही है जिससे कि कुछ कंपनीज़ को बेनिफिट होगा, खासकर सरकारी कंपनीज़ को। तो अगर आपने खबर पूरी तौर से नहीं सुनी है तो हम ग्राफिक्स फिर से चला देंगे, आप उसको नोटिस भी कर लीजिएगा और जरा अपना टेक भी दीजिए इस पे सर। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी जी आपका, और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, सृष्टि, अभिषेक जी और मेरे टेक्निकी विशेषज्ञ देवांग, इनको भी सादर प्रणाम और शुभ प्रभात और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आज का दिन इसलिए भी हमारे लिए विशेष है क्योंकि हिंदू पुराण कैलेंडर के हिसाब से कुछ सालों पहले आज ही के दिन हमारा जन्म हुआ था। तो ये दिन हमारे लिए तो बहुत ही विशेष है डिम्पी जी। तो सभी शुभकामनाएं और बधाई के लिए आपका तहे दिल से मैं आभारी हूँ। और ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को भी मेरे तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा मुरलीधर से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और बना रहे। तो ये जो खबर अभी आपके सहयोगी ने बताई है,
तो डीपी ये ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के हमने कई बार पहले भी चर्चा की है और एक वक्तव्य हमने ये रखा है कि आने वाले 3 से 5 साल में जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ेगी, आपको न तो सिर्फ ऊर्जा वहां पर ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऊर्जा वितरीकरण वाली कंपनियों की भी जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा उपकरण वाली कंपनियों की भी जरूरत पड़ेगी और ये जो ऊर्जा पैदा होगी उसको बचा करके रखने के लिए भविष्य में आप वितरीकरण करें, उसके लिए जो स्टोरेज कंपनियां होंगी उसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब कौन सी कंपनियां हैं जहां पर हमारी खरीदारी की राय है, तो जाहिर है एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये दो सरकारी कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय है। निजी तौर पर जो कंपनियां हैं टाटा पावर और सीएससी, ये आती है निजी क्षेत्र की ऊर्जा उत्पादन। और जो उपकरण की मैं बात कर रहा था तो वहां पर बीएल और केईसी इंटरनेशनल जैसी जो कंपनियां हैं ये हमारी खरीदारी की सूची में। और हमारा दुर्भाग्य है डिम्पी, हमें आजादी मिलकर इतने साल हो गए लेकिन आज के तारीख में भी कुछ गांव और कस्बे ऐसे हैं जहां पर बिजली सिर्फ मुंह दिखाने के लिए आती है और फिर चली जाती है, यानी कि 1-2 घंटे तक बिजली रहती है 24 घंटे में से और फिर 18-20 घंटे वहां पर अंधेरा छाया होता है। और अगर हमें यहाँ पे हमें सशक्त होना है यहाँ से और एक बड़ा उत्पादन क्षमता करने वाला देश बनना है, तो आपको इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा नई उत्पादन क्षमता जोड़नी ही पड़ेगी और उसके लिए जो भी काम करना है, नीतियां बदलना है, वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों स्टॉक्स पर गौरांग सर की राय भी और उनके पसंद वाले शेयर भी हैं। केईसी इंटरनेशनल आज अच्छी खबर भी है और इसके अलावा सीएसी कैलकाटा इलेक्ट्रिक के नाम से ये कंपनी है। गौरांग सर, आपसे जरा ना इंटरग्लोब एविएशन पे एक व्यू चाहिए, थोड़ा सा फंडामेंटल व्यू चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, 5,225 रुपए के टारगेट भी दिए थे और उस अपग्रेड के बाद, उस टारगेट के बाद 2 दिन में करीब करीब 9-10% के आसपास ये शेयर चल गया है, 4,700 रुपए के ऊपर आ गया है। आपका सर कितना कन्विक्शन है एविएशन में? मतलब इसको लेकर दो राय नहीं है कि अच्छा कोई एक अगर स्टॉक है, यही है भी लिस्टेड में, बाकी कहने को तो जेट एयरवेज भी लिस्टेड है और स्पाइस जेट भी है, लेकिन कन्विक्शन इसी को लेकर आता है। आपके टारगेट्स क्या होंगे सर इस पर? जेट एयरवेज और स्पाइस जेट की तो हम टिप्पणी भी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज ही नहीं है। और अभिषेक, एक बात वास्तविकता ही है कि पिछले 10 साल की जो सरकार रही है हमारी केंद्र में, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, पिछले 10 साल में हमें पता है किस मात्रा में नए छोटे और मझौले शहर जुड़े हैं हवाई यात्रा को लेकर के, नए एयरपोर्ट्स को ले। और हमारा अनुमान और आकलन ये भी कहता है कि आने वाले शायद और 5-10 साल में यहाँ पर ये संख्या और जुड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि जो भी सक्षम और मजबूत उड़ान क्षेत्र की कंपनी है, मिसाल के तौर पर इंटरग्लोब एविएशन, इनको अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक स्तर मिलेगा और अपने नतीजे सुधारने का भी एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। जब से आईपीओ आया था कुछ सालों पहले, तब से लेकर के आज के तारीख तक आईपीओ में भी निवेश की राय थी और उसके पश्चात एक स्टैंड अलोन बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय इंटरग्लोब एविएशन पर हमने निकाली है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ये काफी चल चुका है। लक्ष्यांक की अगर आप हमें बात करें तो 4,900 के पार के लक्ष्यांक है, लेकिन हमें पूर्ण अनुमान है और भरोसा है और विश्वास है कि जिस प्रकार से नए हवाई जहाज जुड़ते जाएंगे, जिस प्रकार से नए नए छोटे मझौले शहर जुड़ते जाएंगे और यात्रा को लेकर के अतिथि देवो भव, प्रवास भारती, पर्यटन को लेकर के, धार्मिक पर्यटन को लेकर के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तो खरीदारी की राय यहाँ पर भी है। चला है तो शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए बने रहे। लंबी अवधि के लिए बने रहने की सलाह है। इंटरग्लोब एविएशन में कोई दिक्कत नहीं है। 4700 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है।